हेलो बच्चों। तो हम लोग इसके पहले कहाँ पढ़ चुके थे? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सिंबल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एनीथिंग सिंबल एंड वैलेंसीज। शायद लास्ट हेडिंग थी हमारी सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज। तो आज उसके आगे से पढ़ेंगे लेक्चर 03 के अंतर्गत राइटिंग केमिकल इक्वेशन। हमारी अगली हेडिंग थी राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले बता दिया था। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन वो होता है जो सिंबल या फार्मूला के रूप में लिखा गया हो, कोई स्टेटमेंट हो, सिंबल और फार्मूला के रूप में बताया गया हो कि दिस रिएक्ट टू दिस एंड फॉर्म दिस। कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई रिएक्टेंट हो। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लो जिंक है, Zn रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है, उसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना दें, वही तरीका राइटिंग, वही मतलब केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो उसे जितना ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दें उतना बढ़िया है, उतना ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी किसी केमिकल इक्वेशन की मदद से। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जिंक सॉलिड के रूप में दिया गया है, जिंक सॉलिड, ठीक है। H2SO4 एक्वस है सोल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का ये सोल्यूशन। मान लो ये डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेटेड है, जो भी होगा आप लिख दीजिए। कंसनट्रेटेड अगर होगा तो आप CON से लिख देंगे। जिंक है ZnSO4 है, जिंक सल्फेट। मान लो H2 गैस इवॉल्व कर रही है। ये आपका एक इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया गया कि आपका सॉलिड है, ये एक्वस है, डाइल्यूट है, ये एक्वस है, गैस इवॉल्व हो रही है, H2 गैस ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम ये सब इसका मतलब समझ लें, ये सिंबल किस लिए आए हैं। मान लो सॉलिड के लिए, हाँ सॉलिड जैसा है, दूसरा है R सॉल्यूशन ऑफ वाटर, R एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए एक ही आया, और भी सिंबल आते हैं, उन सबको आप नोट कर लीजिए। जैसे फॉर लिक्विड, जल आता है, फॉर गैस जी आता है, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट, ये सिंबल होता है। गैस गैस हो गया, और डाइल्यूट सॉल्यूशन
और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको नोट कर लो, इन सबको नोट कर लो पूरा। तो ये नोट कर चुके हो गए, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ। तीन सौ 40 ATM का प्रेशर पे लगा है। इसमें आपको कुछ चेंजिंग दिख रही है क्या? ये भी गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। ये 340 ATM का है। ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या है इसका मतलब लिखने का है? किसी भी इक्वेशन में अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर को लिखना है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटालिस्ट हुआ, तो आप एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखेंगे। जैसे एक रिएक्शन और हम बता रहे हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पे होता है सनलाइट, सनलाइट फ्लोरोफिल। एक्सटर्नल फैक्टर है। आप इसे एरो के ऊपर लिख सकते हैं, एरो के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट external factor such as temperature, pressure, heat और catalyst। इन सबको अगर लिखना है बी राइट लिखना है। एरो और बिलो द एरो। बस इससे ज़्यादा केमिकल इक्वेशन को लिखने में और कुछ लगता नहीं। लास्ट ये होता है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है? केमिकल रिएक्शन को भाई बैलेंस भी करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जान लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार ही आप बैलेंस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एटम है, ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ ऐसा। मान लो अगर नहीं भी पता था तो जान लो कि एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एक बात, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटलीस्ट किसी भी रिएक्शन को फॉलो करना है। तो इसीलिए जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। ये आप अपने गले बांध लीजिए बात। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि रिएक्टेंट के साइड लो जी 12 एटम है, रिएक्टेंट के साइड नहीं हम तो 15 कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। अगर रिएक्टेंट के साइड 12 है तो प्रोडक्ट के साइड भी 12 ही होगा। उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में हो सकता है, बट होंगे 12 ही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जी बात लिख लेते हैं, पहले हेडिंग लगा लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass, atom can neither be created nor be destroyed. ओके, अब अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
नंबर ऑफ एटम on reactant side is must be equal to number of atom on product side. लाभ कंजर्वेशन मास्टर आंसर ये होता है। अच्छा जी, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। इसे आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। आज मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड तक बताऊंगा, इसके बाद एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो कल के लेक्चर में होगी। आज आप पहले देख लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बाद वही लास्ट टॉपिक होगी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड। बस उसके बाद मैं लेक्चर समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हेडिंग लगा दो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो जी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो है कि जिसमें एटम किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जितना रिएक्टेंट साइड में उतना अगर प्रोडक्ट साइड में भी होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और लिखते हैं इसे द केमिकल इक्वेशन इन विच number of atom of element in reactant side is equal to that of product side। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल एक दो ले लो, जैसे मान लो H2 प्लस O2 gives out H2O। इसमें अब देखो बैलेंस क्या क्या आपको करना है। बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें एटम जो हाइड्रोजन के हैं इधर जितने जितने ऑक्सीजन के हैं उतने इधर भी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगली हमारी हेडिंग होगी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये तो मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया लिखने के लिए। चलो कोई नहीं, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा।
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मान लो ये अपना पुराना वाला इक्वेशन है, Zn प्लस H2 H4 gives out ZnHO4 प्लस H2। इसमें देखो कितने कितने एटम हैं, किसके किसके, जिंक के एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। ये तो बैलेंस है पहले से। और कोई दूसरा लिखते हैं, मान लो लिखते हैं Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O लिखते हैं। मान लो जी देता है ये P3 O4 प्लस H2। मैं पानी पी रहा था। हाँ जी, इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये करो, आयरन को बैलेंस करो। सबसे पहले आयरन को बैलेंस, सबसे पहले जितने एलिमेंट होते हैं उन्हें बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को। अगर वो एलिमेंट पहले से बैलेंस है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो करते हैं पहले आयरन यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। और देखो आयरन बैलेंस हुआ कि नहीं, 3 आयरन यहाँ नहीं आया, 3 आयरन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 4 लगा। कितने हुए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो कितनी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 4 लगा दो, देखो बैलेंस हो गया ना। अगला क्वेश्चन कोई लिखते हैं, मान लो H2 प्लस Cl gives out HCl। और इसमें देखो बैलेंस है क्लोरीन। अब रही बात हाइड्रोजन की, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बचता है, यहाँ भी 2 लगा दो, देखो बैलेंस हुआ। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कोई और लिखते हैं, मान लो BaCl2 है प्लस Al2 H4 का होल प्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस AlCl3। इसमें देखो कौन कौन बैलेंस है और किसको किसको बैलेंस करना है। पहले तो सारे एलिमेंट देखता था, बेरिलियम बैलेंस, एल्युमिनियम नहीं है बैलेंस, इधर 2 एल्युमिनियम है और इधर 1 है। लो लगा देता हूँ, कितना हो गया, 6 क्लोरीन 3 लगा दो, 6 क्लोरीन 3 बेरिलियम हुआ, यहाँ भी 3 लगा दो। अब देखो बैलेंस हुआ कि 2 एल्युमिनियम, ये तो बैलेंस हो गया। 3 क्लोरीन 3 गुणे 2 6 क्लोरीन, ये भी बैलेंस हो गया। अगला बचता है ऑक्सीजन और सल्फर, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर 3 सल्फर, बैलेंस हो गया।
आपके सामने बैलेंस इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 10 इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे अगर, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आगे। और इसके आगे हम आपको कल एक ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक को बैलेंस कर इक्वेशन, और ट्रिक हम कल बताएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसको इसी पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।